हेलो दोस्तों, हिंदी हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और अब वक्त है डरने का। अगर आपको भूतों, चुड़ैलों, जिन्नात और अलग अलग टॉपिक्स की सच्ची डरावनी कहानियाँ सुनना पसंद है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हर हफ्ते आपके लिए बहुत सी सच्ची डरावनी कहानियाँ लेकर आता हूँ। साथ ही आप मेरे हॉरर एनिमेशंस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं व्यूवर्स की भेजी कुछ सच्ची डरावनी कहानियां। तो खुद भी सुनिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और मजा लीजिए इन मजेदार कहानियों का। मैं आपको अपने हस्बैंड के साथ घटी कुछ सच्ची कहानियों के बारे में बताना चाहती हूं। ये पहली कहानी मेरे हस्बैंड के साथ घटी थी। ये आज से करीब 25 साल पहले की बात है। मेरे हस्बैंड तब 5th क्लास में पढ़ा करते थे। स्कूल से उनकी 2 बजे छुट्टी हो जाया करती थी। तो ऐसे ही रोज की तरह एक बार शनिवार का दिन था। स्कूल से आते हुए रास्ते में एक जामुन का पेड़ पड़ता था। तो घर आते हुए वो उस पेड़ पे चढ़ के जामुन तोड़ने लगे। उस दिन उनके साथ उनका कोई दोस्त भी नहीं था। वो अकेले ही पेड़ पे चढ़ के जामुन तोड़ने लगे और जामुनों को अपनी शर्ट की जेब में भरने लगे। लेकिन तभी वो जिस टहनी पे बैठे थे वो टहनी जोर जोर से हिलने लगी। लेकिन वो तब बहुत छोटे थे, इसलिए उन्होंने उस टहनी पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। बस चुपचाप ऊपर बैठे जामुन खाते रहे। जिस टहनी पर वो बैठे थे वो वैसे तो बहुत मोटी थी, लेकिन अचानक से वो टहनी टूट के नीचे गिर गई। टहनी के साथ वो भी नीचे आ गिरे। उनको ज्यादा चोट तो नहीं लगी थी, बस हाथ पैर छिल गए थे। वो दोपहर का टाइम था और गर्मियों के दिन थे, इसलिए आसपास के सब लोग भी अपने अपने घरों के अंदर ही सो रहे थे। कोई उनके पास नहीं आया। लेकिन वो जैसे ही खड़े हुए उन्होंने देखा कि एक औरत पता नहीं कहां से उनके सामने आ गई और उन पे जोर जोर से चिल्लाने लगी। उस औरत का चेहरा बहुत डरावना था। वो गुस्से में उनसे बोली कि तेरी हिम्मत कैसे हुई इस समय मेरी जगह पर आने की। तेरी किस्मत अच्छी है कि तू बच गया। अगर तूने गले में ये तावीज नहीं पहना होता तो आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ती। लेकिन मेरे हस्बैंड उस औरत को देखकर डरे नहीं, बस वहां से भाग के अपने घर आ गए। घर आके उन्होंने अपनी मां को यह सब बताया तो उनकी मां जल्दी से उनको लेकर मस्जिद के इमाम साहब के पास ले गई। फिर इमाम साहब ने कुछ पढ़ा और बताया कि वो असल में एक चुड़ैल थी जो कि उस वक्त उस पेड़ के ऊपर बैठी हुई थी। लेकिन उसी बीच ये लड़का भी उस पेड़ के ऊपर चढ़ के जामुन खाने लगा। लेकिन इसके गले के तावीज की वजह से इसकी जान बच गई। इमाम साहब ने कहा कि आज के बाद कभी भी दोपहर के समय किसी जामुन के पेड़ के पास मत जाना। लेकिन मेरे हस्बैंड इस सब के बाद भी इन सब चीजों को नहीं मानते थे। ये दूसरी कहानी जो मैं बता रही हूं ये भी मेरे हस्बैंड के साथ ही हुआ था। ये बात तब की है जब मेरे हस्बैंड 13 साल के थे। उस समय उनके पिताजी की हार्ट अटैक से डेथ हो गई थी। मेरे हस्बैंड घर के सबसे छोटे बेटे हैं, इसलिए उनके पिताजी सबसे ज्यादा उन्हीं से प्यार किया करते थे। मरने से पहले उनके पिताजी ने कहा था कि मेरे मरने के बाद मेरा सारा काम मेरा सबसे छोटा बेटा ही करेगा। इसलिए पिताजी की मौत के बाद उन्हीं को सारा काम करना था। उनको बोला गया कि 3 दिनों तक तुमको हर रोज सुबह फज्र की अजान के बाद कब्रिस्तान में जाके तुम्हारे पिताजी की कब्र पर पानी डालना होगा। उन्होंने शुरू के 2 दिन तो वैसा ही किया, लेकिन तीसरे दिन वो बहुत जल्दी कब्रिस्तान में चले गए। वो ठंड का टाइम था और वो सुबह 3:30 बजे ही अपनी साइकिल लेकर शमशान में पहुंच गए। वहां पहुंच के उन्होंने अपनी साइकिल साइड में खड़ी की और फिर मग में पानी भरने के लिए जब वो पास के तालाब में झुके तो तालाब का पानी
अपने आप कम होता चला गया। तो मेरे हस्बैंड पानी भरने के लिए सीढ़ियों से थोड़ा और नीचे जाने लगे, लेकिन नीचे जाके वो जैसे ही पानी भरने के लिए झुके, पानी फिर से अपने आप और नीचे जाने लगा। तो वो फिर से तालाब की सीढ़ियों से और नीचे जाने लगे, लेकिन तीसरी बार वो जैसे ही झुके, किसी ने उनकी पीठ पर उनको जोर से थप्पड़ मारा और फिर उनको उठा के तालाब में फेंक दिया। तालाब में गिरते ही तालाब का पानी फिर से तेजी से ऊपर जाने लगा, लेकिन तभी अचानक किसी ने उनको ऊपर खींच लिया। ऊपर खींचते ही उनको अपने पिताजी की आवाज सुनाई दी, बेटा भाग जा यहां से, मैंने इसको पकड़ लिया है। तो वो जल्दी से अपनी साइकिल लेकर उस कब्रिस्तान से भाग गए। घर आके उन्होंने ये बात अपने घर वालों को बताई तो सबने उनको डांट लगाई कि तुम इतनी देर रात कब्रिस्तान में क्यों गए थे। उसके बाद इमाम घर में आए तो उनको ये सारी बात बताई गई। तो उन्होंने बताया कि वो असल में एक शैतान जिन था जो तुमको मारना चाहता था, लेकिन तुम्हारे पिताजी ने तुमको बचा लिया। उस दिन मेरे हस्बैंड को पहली बार ये यकीन हुआ था कि भूत वाकई में होते हैं। ये आखिरी कहानी जो मैं अब बता रही हूं, ये कुछ साल पहले की बात है, जब पूरे देश में नोटबंदी लागू हुई थी। उन दिनों बैंकों में बहुत ज्यादा भीड़ रहती थी। बैंक में काम करने वाले लोगों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। खाना खाने तक का टाइम नहीं होता था। मेरे हस्बैंड भी बैंक में ही काम करते हैं। तो एक रात बैंक से आते आते मेरे हस्बैंड को रात के 2:30 बज गए थे। पूरा रास्ता बिल्कुल सुनसान था, कहीं कोई नजर नहीं आ रहा था। वो रास्ते से आ ही रहे थे कि तभी उन्होंने देखा कि गली का एक कुत्ता लंगड़ाते हुए उनके सामने से जा रहा था, लेकिन उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उस कुत्ते से आगे निकल गए। लेकिन आगे चलते हुए उन्होंने देखा कि वो कुत्ता अचानक साइज में बहुत बड़ा होता जा रहा था। पीछे से आती उस कुत्ते की परछाई को वो अपने सामने साफ साफ देख रहे थे, लेकिन उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। उनको पता था कि ऐसी किसी भी चीज को कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए। वो चुपचाप बस सामने देखते चलते रहे, लेकिन उनको पता था कि वो जो कुछ भी है वो अभी भी उनके पीछे आ रहा है। फिर कुछ दूर जाने के बाद उनको अपने पीछे से एक आवाज आई, अच्छा हुआ तूने मेरा चेहरा नहीं देखा, अगर देख लेता तो मैं तेरी जान ले लेता। वो आवाज सुन के वो बहुत डर गए और जल्दी से घर आ गए। अगली सुबह उन्होंने ये बात आसपास के लोगों को बताई तो लोगों ने बताया कि वो एक छलावा था और अगर वो उसका चेहरा देख लेते तो वो उनको नहीं छोड़ता। ऊपर वाले का शुक्र है कि उस रात उनकी जान बच गई। मैं आपको कुछ सच्ची कहानियों के बारे में बताना चाहती हूं। ये कहानियां जिस गांव की हैं, उस गांव की एक कहानी मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं, लेकिन मैं आपको इस गांव का नाम नहीं बता सकती। ये छत्तीसगढ़ में बसा एक छोटा सा गांव है जिसमें मेरी 2 मौसियां रहती हैं, इसलिए हमारा उस गांव में आना जाना लगा ही रहता है। ये पूरा इलाका बहुत पिछड़ा हुआ है और यहां काला जादू वगैरह बहुत किया जाता है। ये पहली कहानी आज से करीब 20 साल पुरानी है। उन दिनों उस गांव में एक बूढ़ी औरत रहा करती थी। उस औरत का पति मर चुका था और उसके बेटे भी उसको छोड़कर शहर चले गए थे, क्योंकि उनका कहना था कि वो काला जादू करती है। घर में वो औरत बस अकेली रहा करती थी। उसका घर भी गांव के बिल्कुल कोने पे था। ना ही वो गांव के दूसरे लोगों से कोई बात करती थी। गांव में सब कुछ अच्छा चल रहा था कि अचानक गांव के घरों में चोरियां होना शुरू हो गईं। घरों से लोगों के पैसे, जेवर और गहने वगैरह चोरी होने शुरू हो गए। हर दूसरे दिन
गांव के किसी घर से चोरी हो जाती। गांव के लोगों ने यह बात सरपंच को बताई तो उसने फैसला किया कि गांव के हर एक घर से रोज एक आदमी एक एक करके रात में पहरा देगा, जिससे कि गांव में चोरी ना हो सके और चोर पकड़ा जा सके। लेकिन उसके बाद भी गांव में चोरियां होती रहीं। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि कौन चोरियां कर रहा है। तो गांव के लोगों ने सोचा कि किसी पंडित से इस बारे में पूछा जाए। तो ये सोचकर गांव के लोग एक पंडित के पास गए तो उसने बताया कि चोरियां कोई इंसान नहीं कर रहा है, बल्कि ये दो बौने शैतानों का काम है। छत्तीसगढ़ में इन बौनों को चटिया मरिया कहा जाता है। पंडित ने बताया कि ये सब उन्हीं दोनों का काम है और उनसे ये काम गांव की ही एक बुढ़िया करवा रही है। पंडित ने बुढ़िया का सीधा नाम तो नहीं बताया, लेकिन इतनी पहचान जरूर बता दी कि गांव के लोग समझ गए कि ये उसी बुढ़िया औरत का काम है। लोगों ने ये बात गांव के सरपंच को बताई तो उसने 2-4 लोगों को उस बूढ़ी औरत के घर भेज के उसके घर की तलाशी ली तो सबका चोरी हुआ सामान उस औरत के घर में मिल गया। बुढ़िया को सजा के तौर पर उस गांव से निकाल दिया गया, लेकिन सबको डर था कि जाते हुए कहीं वो औरत गांव के ऊपर कुछ कर ना दे। तो उन्होंने उसी पंडित को बुला के गांव में पूजा करवाई। उसके बाद वो बूढ़ी औरत कहाँ गई किसी को नहीं पता, लेकिन चोरियों का वो सिलसिला उसके बाद वहीं रुक गया। ये दूसरी कहानी भी उसी गांव की है। ये आज से 5 साल पहले की बात है। जैसा कि मैंने बताया कि वो गांव एक बहुत ही पिछड़े इलाके में है और यहां आने जाने के लिए पक्के रास्ते भी नहीं हैं। तो ऐसे ही एक रात गांव के एक घर से 2 आदमी शहर से कुछ सामान लेकर लौट रहे थे। रात के करीब 11 बजे का टाइम था। गांव में इतनी देर तक कोई नहीं जगता था। तो वो दोनों जंगल के रास्ते से आ ही रहे थे कि अचानक उन दोनों ने देखा कि एक बहुत ही अजीब सा आदमी सामने रास्ते की एक तरफ से दूसरी तरफ चलता हुआ जा रहा था। वो दोनों उस आदमी को देख के बहुत डर गए, क्योंकि वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं था। वो बहुत ही लंबा था और उसका सिर बहुत ही बड़ा था, जैसे कि किसी एलियन का होता है। उसने अपने शरीर पर कोई कपड़ा भी नहीं पहना हुआ था। उसको ऐसे अचानक सामने से जाता देख वो दोनों बहुत ज्यादा डर गए और वहीं रुक गए, जब तक कि वो आदमी रास्ता पार करके दूर जंगल के अंदर नहीं चला गया। उसके जाने के बाद वो दोनों भगवान का नाम लेते हुए अपने गांव पहुंच गए। उसके बाद वो आदमी गांव में कभी किसी को नजर नहीं आया। ये तीसरी कहानी जो मैं बता रही हूं, ये आज से 10 साल पहले की है। उन दिनों गांव में लोग टॉयलेट के लिए बाहर ही जाया करते थे। तो ऐसे ही एक शाम गांव की कुछ औरतें टॉयलेट के लिए गांव के बाहर गई थी। तभी उनमें से एक औरत को सामने एक सफेद साया खड़ा दिखाई दिया। वो साया किसी औरत के जैसा लग रहा था। उसको देख के वो औरत बहुत डर गई और जल्दी से दूसरी औरतों को बताया, लेकिन सबने कहा कि वो भी गांव की ही कोई औरत होगी जो वहां टॉयलेट के लिए आई होगी। चलो घर की तरफ चलते हैं। किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और वहां से वापस घर जाने लगे। लेकिन घर पहुंचते ही वो औरत अजीब अजीब हरकतें करने लगी। घर के सब लोगों पे चिल्लाने लगी, गालियां देने लगी। उसके घर वाले उसको ऐसा करते देख डर गए और जल्दी से गांव के ही एक बाबा को वहां ले आए। बाबा आते ही समझ गया कि इसके ऊपर कोई आत्मा आ गई है। तो उसने झाड़ फूंक किया और उस आत्मा को बाहर निकाला। तो उसने बताया कि वो उसी गांव की रहने वाली है और कुछ साल पहले जब वो बाहर टॉयलेट के लिए गई थी तो कुछ लड़कों ने उसका रेप करके उसको मार दिया था और उसे वहीं दफना दिया था। तब से लेकर अब तक उसकी आत्मा उसी जगह पर ही भटक रही है। इसके बाद गांव के लोगों ने उस जगह जाके खुदाई की तो उनको वहां से कुछ पुराने कपड़े और हड्डियां दबी मिली। फिर उस बाबा ने पूरी विधि से
उसका अंतिम संस्कार करके उसकी आत्मा को मुक्ति दिला दी। मैं आपको अपना नाम तो नहीं बता सकती, लेकिन मैं आपके साथ कुछ सच्ची कहानियां शेयर करना चाहती हूं। मैं देहरादून की रहने वाली हूं, लेकिन अभी अपनी पढ़ाई गढ़वाल के श्रीनगर से कर रही हूं। लास्ट ईयर जब मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया था तो साथ में हॉस्टल के लिए भी अप्लाई किया था, लेकिन हॉस्टल की लिस्ट कुछ टाइम बाद निकलने वाली थी। इसलिए मैंने कुछ टाइम के लिए एक पीजी में ही रहने का फैसला किया। साथ ही बता दूं कि ये जगह श्रीनगर गढ़वाल उत्तराखंड जाते हुए केदारनाथ और बद्रीनाथ के पास रास्ते में पड़ती है। तो जिस पीजी में मैं रह रही थी वहां मुझसे पहले और भी कई लड़कियां थी। उन्हीं में से एक लड़की सेम मेरे ही डिपार्टमेंट से थी, तो मेरी उससे अच्छी दोस्ती हो गई। उसी पीजी में ही नीचे लड़के भी रहा करते थे। उन्हीं में से एक मेरी फ्रेंड पूजा का बेस्ट फ्रेंड भी था। नीचे लड़कों के 2 रूम्स थे जिनमें 4 लड़के रहा करते थे। तो ऐसे ही एक रात उनमें से एक लड़का अचानक जोर जोर से चिल्लाने लगा। पहले तो सबको लगा कि वो मजाक कर रहा है, लेकिन वो किसी लड़की की आवाज में चिल्ला रहा था। तो बाकी लड़कों ने जल्दी से पीजी के मालिक को बताया, तो उसने एक बाबा को वहां बुला लिया। बाबा ने आके किसी तरह उस लड़के को शांत किया। बाद में हमें पता चला कि वो लड़की की आवाज में चिल्ला रहा था कि मुझे छोड़ दो, मुझे मरना है, मैं इसे भी अपने साथ लेकर जाऊंगी। फिर बाद में उस लड़के ने बताया कि उसे हर रात खिड़की से बाहर एक लड़की घूमती हुई दिखाई देती थी, लेकिन वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था। लेकिन एक दिन वो लड़की अचानक से उसके पास आ गई। इस तरह की भूत प्रेत की घटनाएं उस इलाके में होना बिल्कुल नॉर्मल बात है, क्योंकि 2013 में ही उस इलाके में बहुत भयानक बाढ़ आई थी। वहां की अलकनंदा नदी भी बिल्कुल हमारे पीजी के पास में ही थी। उस बाढ़ में बहुत सारी लाशें नदी में तैरती हुई हमारे पीजी तक भी आई थी। आज भी बारिश के टाइम ऐसा लगता है कि वो पीजी भी नदी में बह जाएगा। उस पीजी में कई बार मुझे भी ऐसा लगता था कि रूम में हमारे अलावा कोई और भी है, लेकिन मेरी रूममेट बहुत डरपोक थी, इसलिए मुझे ही थोड़ा स्ट्रांग रहना पड़ता था। पहले तो ये सब चीजें बहुत कम होती थीं, लेकिन फिर धीरे धीरे पीजी में ये सब बहुत ज्यादा होने लगा। एक दिन पीजी में रहने वाली एक लड़की हिना, जो कि दूसरे स्टेट से आई थी, उसकी तबीयत अचानक से बहुत ज्यादा खराब हो गई। धीरे धीरे उसकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि उसका चलना फिरना भी बंद हो गया था। फिर एक दिन ऐसे ही अचानक हमें बाहर से हिना के जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें आने लगी। हम सब ने नीचे उतर के देखना चाहा, लेकिन पीजी के ओनर ने हमें बाहर आने से मना कर दिया था। लेकिन फिर भी हमने चुपके से देखा कि नीचे एक बाबा आया हुआ था। वो हिना के ऊपर कुछ झाड़ फूक कर रहा था, लेकिन उसके बाद भी हिना की तबीयत ठीक नहीं हुई। वो हमें बताती थी कि रात में कई बार उसे ऐसा लगता कि जैसे कोई उसका गला दबा रहा है। धीरे धीरे उसकी हालत और खराब होने लगी। तो एक दिन उसके पापा आकर उसको पीजी से वापस ले गए, लेकिन उस पीजी से जाते ही उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई। कुछ दिनों बाद उसने सेमेस्टर एग्जाम्स भी दिए थे और तब तक वो बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। हिना का रूम मेरे रूम से थोड़ी ही दूर था और ठीक हमारे रूम्स के ऊपर छत पड़ती थी। तो एक दिन मेरी एक दूसरी फ्रेंड छत पर फोन पे बात कर रही थी। तो घूमते घूमते वो जैसे ही हिना के रूम की तरफ गई तो अचानक उसे किसी के गुर्राने की आवाज सुनाई दी। उसको वो आवाज 2 बार सुनाई दी, लेकिन उसने आवाज पे ध्यान नहीं दिया। लेकिन फिर तीसरी बार जब उसको वो गुर्राने की आवाज सुनाई दी तो वो जल्दी से सीढ़ियों से भागते हुए नीचे आ गई। वो बहुत ज्यादा डर गई थी। नीचे आके उसने हमें सारी बात बताई।
तो मैंने किसी तरह मुश्किल से उसे चुप करवाया। फिर उसके कुछ दिनों बाद मेरी यही फ्रेंड एक रात अपने रूम में फोन पर बातें कर रही थी। रात के करीब 2:30 बजे का टाइम था। तभी अचानक उसको किसी ने बहुत जोर से थप्पड़ मारा और उसके कंबल को इतनी जोर से उठा के फेंका कि टेबल पर रखा उसका सारा सामान भी गिर गया। वो भागते हुए कमरे से निकली और दूसरी फ्रेंड के रूम में चली गई। वो पूरी रात अपनी फ्रेंड के रूम में ही रही। अगले दिन उसने पीजी के मालिक को इस बारे में बताया तो उसने कहा कि यह जरूर तुम्हारा वहम होगा, लेकिन ये सब जिसके ऊपर बीतती है वही इसके डर को समझ सकता है। उस पीजी में हम 4-5 दोस्त थे और वहां हम सभी के साथ कुछ ना कुछ हुआ था। तो आखिर में हम सब ने फैसला किया कि हम वो पीजी छोड़ देंगे और एग्जाम्स खत्म होते ही हम सब एक साथ वो पीजी खाली करके कहीं और शिफ्ट हो गए।